2024 के चुनावी रण के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीटों के बंटवारे के लिए हर राज्य का प्लान अब तक फाइनल नहीं हो पाया। हालांकि यूपी में सहमति की खबर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल राह पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच है। सिर फटोवल जारी है। आम आदमी पार्टी के साथ भी कई तरह की अड़चनें साफ नजर आ रही। पंजाब में आम आदमी पार्टी टस से मस नहीं होना चाहती। पंजाब की कांग्रेस इकाई भी केंद्रीय नेतृत्व से अलग राय जाहिर कर चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली से लेकर पंजाब और कई राज्यों में सीटों के बंटवारे पर कई बाधाएं नजर आ रही। बिल्कुल। और उधर बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू की पार्टी आरजेडी कांग्रेस के लिए ज्यादा त्याग करने के मूड में नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा समझौतावादी होना नहीं चाहती हैं। क्षेत्रीय पार्टियां अपनी ताकत बनाए रखना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस कितनी सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ना पसंद करेगी या छोड़ पाएगी। आज का मुद्दा है इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का। इसी पर हम विस्तार से बहस भी करेंगे, चर्चा करेंगे और सीट बंटवारे के हर पहलू को आपके सामने रखेंगे कि आखिर किस दिशा में इंडिया गठबंधन का सीट फॉर्मूला बढ़ता नजर आ रहा है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में, उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर यह बड़ी खबर है टीवी 9 पर। यूपी में कांग्रेस गठबंधन का सीट फॉर्मूला। जी हां, यूपी में समाजवादी पार्टी को 50 से 52 सीटें मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। कांग्रेस को 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं। आरएलडी की बात करें, 5 सीटें आरएलडी को भी मिल सकती हैं। यह अभी तक की बड़ी सियासी पॉलिटिकल जानकारी उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर। जी हां, यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो आपको बता दें। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत का दौर पर्दे के पीछे से चल रहा था। टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक अब यह तय हो चुका है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। इसमें चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ ओपी राजभर को लेकर भी खबरें हैं। तो यूपी में एनडीए का सीट फॉर्मूला तय। समाजवादी पार्टी को 50 से 52 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 18 से 20 सीटें दी जा सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए। वहीं आरएलडी को भी 5 सीटें देने की बात सामने आई। कुछ और अहम देखिए जानकारियां हैं इसमें। आजाद समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, महान दल को भी 1 और टीएमसी के लिए भी 1 सीटें छोड़ी जाएंगी। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से छोटे छोटे सहयोगियों को भी साथ रखने की कोशिश है, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको एक जगह देने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर टीएमसी, कांग्रेस में दरार भी है और कांग्रेस की कमिटी से मुलाकात नहीं करेगी टीएमसी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहती है टीएमसी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। हम किसी से किसी के दया से या सत्तारूढ़ पार्टी की मदद या दया जो भी कहे, मैं उनकी दया या आशीर्वाद लेते हुए और मदद लेते हुए चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मैं एक बार नहीं 100 बार कह चुके हैं। अभी ऊपर में जो बात होगी, क्योंकि मैं ये जानते हैं, बखूबी जानता हूँ कि हमारे जो सत्तारूढ़ पार्टी है बंगाल के, वो कभी इस तरह की गठबंधन नहीं करने वाली है। क्योंकि इस तरह की गठबंधन अगर होगी तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी मोदी जी को, और मोदी जी को खुश करने की काम बनती है। तो इस तरह की गठबंधन में हर वक्त, हर चर्चा में वो रोड़ा डालने की हर संभव कोशिश करते रहेगी। देखिए, बहुत सारा बच्चे लोग हैं जो लॉजेंस चाहता है, लॉजेंस मांगते हैं। वो दुकान पे जाकर 10 मांगता है, 10 चॉकलेट मांगता है, 20 चॉकलेट मांगता है। खाने का उसका कैपेसिटी स्टोमक में नहीं है। तो इसीलिए वो होता, हमारा ममता बनर्जी वो देख रहे हैं, जो भी होगा वो सॉल्व हो जाएगा। जो चीज आप मांग रहे हैं उसे खाने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। यह बताया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को कि भाई आप 2 सीटों की ही हैसियत रखते हैं तो वही मिलेगी। तो कुल मिलाकर अब बात देखिए किस लेवल पर आ गई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इन बयानों से। सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सीट बंटवारे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी बैठक है। आज शाम 6:30 बजे मुकुल वासनिक के घर पर बैठक होगी। दिल्ली समेत बाकी राज्यों में सीटों पर होगी बात। बैठक में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर
होगी बात। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सीटों को लेके कोई झगड़ा होगा। हमारी और कांग्रेस की दोनों की इस चीज़ पे काफ़ी बातचीत हुई है कि पहली चीज़ है देश को बचाना, पहली चीज़ है देश के अंदर जो है संविधान को, प्रजातंत्र को, लोगों की भलाई को बचाना। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से जीत भाटी हमारे साथ मौजूद हैं और कोलकाता से रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सरकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। रवि श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और संजीव नासियार प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सरकार साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये टीएमसी और कांग्रेस के बीच हो क्या रहा है? मतलब जनता को क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम साथ साथ नहीं हैं? ऐसे बात नहीं है। आप देखेंगे पूरा अगर सिनारियो बंगाल के अंदर में अगर देखेंगे आप, हाँ। तो उस हिसाब से आप देखेंगे जो बंगाल में एक्चुअल कांग्रेस जीरो है। जीरो मतलब क्या, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा क्षेत्र से लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ 7 विधानसभा पड़ता है। 7 विधानसभा का अगर हिसाब से देखा जाएंगे तो कांग्रेस लगभग 3.5 लाख वोट से पीछे है। और मालदा में भी जो डालू मियां जो लड़ रही है वहां से, जो कांग्रेस के एमपी हैं, उनको भी लगभग 1,90,000 वोट से पीछे चल रहा है टीएमसी से। मतलब सिनारियो में बता रहा हूँ मैं आपको, ग्रास रूट लेवल मतलब ये ग्राउंड जीरो लेवल से मैं ये बात आपको मतलब बूथ वाइज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग राजनीति जो करते हैं ना, बूथ के सिचुएशन से राजनीति करते रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर कुणाल घोष जी सही बात बोले हैं, अगर आपको पास में मतलब जो 2 चॉकलेट खाने अरे भाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ममता बनर्जी सहयोगी के तौर पर काम कर रही है नरेंद्र मोदी की। गलत बात है। हम अगर अकेला लड़के अगर हम 42 में अगर 35 से 38 सीट जीत जाएंगे और कांग्रेस के देंगे, अगर वो भी 5-6 सीट हार जाएंगे, तो उसको मतलब है जो कांग्रेस वॉक ओवर दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और ये तय करने करेंगे बंगाल के अंदर से बड़ा। एक 30 सेकंड समय दीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को साथ में काम करना है ना, भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ करना है, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मदद करते जा रहे हैं। हमेशा हर जगह में टीएमसी को विरोध करता है, भारतीय जनता पार्टी को मदद करता है। में आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो एडजस्टमेंट करना होगा। रवि दत्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। रवि, क्या आप पश्चिम बंगाल में खासकर टीएमसी की हम बात करें तो यहां पर एक डेडलॉक की सिचुएशन बन गई है, या फिर कहीं कोई बीच का रास्ता भी निकलेगा? कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें क्या मिल पाने की कोई गुंजाइश, कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? रवि दत्ता, क्या अगर देखा जाए जितने सीटों में वो जीते थे उसी हिसाब जी बोलिए। तो जो सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत चुका है 2019 में, तो वही सीटें कांग्रेस को दिया जाएगा, क्योंकि 2021 का विधानसभा चुनाव में जो हुआ था उसके बाद कांग्रेस जीरो हो चुकी थी। तो अगर कांग्रेस जीरो है और उसके हिसाब से अगर वो 10 से 11 सीट मांग रहा है पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए, तो वो तो बीजेपी को सुविधा कर देना है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस मान के चल रहा है। तो बहरमपुर जो कि अधीर चौधरी का घर है वो, और मालदा के 2 सीट्स, 1 सीट मालदा की वो तृणमूल कांग्रेस दे सकती है। इसके साथ साथ जो हो सकता है एक समीकरण, दार्जिलिंग वाला सीट तृणमूल कांग्रेस को छोड़ सकती है। लेकिन इसके बदले में आसाम में 1, मिजोरम में 1 और गोवा में 1, 3 सीट तृणमूल कांग्रेस भी मांगा है कांग्रेस से। अगर वो 3 सीट छोड़ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को ये 3 सीट छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये समीकरण नहीं होती है तो आगे कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में कोई सीट पाना मुश्किल हो जाएगा। वहां हो सकता है तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आमने सामने हो जाए, जहां इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल के लिए फेल कर जाए। ठीक है। संजीव नासियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। नासियार साहब, देखिए, एक आम जनता के बीच मैसेज ये जा रहा है कि भाई यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी सिरफुटव्वल है, खास करके दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल। यानी 2 पार्टियां साथ भी हैं लेकिन राज्य में एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। मतलब सियासी जमीन ही एक दूसरे के विरोध का आधार है। तो ऐसे में कैसे आप लोग सीट शेयरिंग आसानी से कर पाएंगे, कैसे एक दूसरे को मौका दे पाएंगे? अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, देखिए, एक बात हमारे को समझनी पड़ेगी कि देश में इंडिया गठबंधन जो है उसमें जितनी भी पार्टियां हैं उनका हर स्टेट में अपना वजूद है और अपने स्टेट में अपनी अपनी सरकारें भी कुछ पार्टियां चला रही हैं।
दूसरी तरफ एनडीए के अंदर गठबंधन 38 पार्टियां होने के बावजूद अब तक कहीं कोई चर्चा आपके सामने या देश के सामने नहीं नजर आई कि वहां पर किसी को कोई सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इंडिया गठबंधन में जो भी एक रणनीति के तहत सब पार्टियां अपना अपना बातें रख रही हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन ने यह तय कर लिया है कि देश की आम जन भावना क्या है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की यह लड़ाई है। किसान आंदोलन और महिला पहलवानों ने जिस तरीके से देश में अन्याय झेला है उसकी एक लड़ाई है। ईडी सीबीआई के नाम पे जिस तरीके से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी देश में लागू है उसकी लड़ाई है। तो इसमें मैं मानता हूं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से निजात पाने का ये चुनाव है। तो इस चुनाव से पहले आप देखिए पिछले 6-8 महीने से जब से गठबंधन बना है तब से बार बार भारतीय जनता पार्टी या मीडिया के माध्यम से इस तरीके का परसेप्शन बनाने की कोशिश कर कुछ रही है। बयान ऐसे हैं, मैं कह रहा हूं कि भगवंत मान ने मंच पर एक बयान दे दिया 13-0 वाला। तो ऐसे बयान क्या ये राह आसान करेंगे इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, या फिर ऐसे बयान तो डैमेज कर सकते हैं, कांग्रेस को शंका में डाल सकते हैं? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर 10 पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी बैठती हैं, एक एक्सपीरियंस उन लीडर्स को है और वहां अगर कोई इस तरह की छोटी छोटी बातें आती हैं, मैं मानता हूं कि क्योंकि ये तय हो चुका है कि अगला चुनाव 1 to 1 होना है, इंडिया गठबंधन का एनडीए के साथ चुनाव होना है। तो भगवंत मान के बयान का, उनके दावे का क्या मतलब है? आप दर्शकों को समझाइए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए आप इन बयानों पे ना जाइए, आप देखिए आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दर्शकों को ये बयान सुना भी देते हैं तो आपकी बात शायद ज्यादा समझ पाएंगे हमारे दर्शक भी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा दावा किया है, पंजाब लोकसभा चुनाव में हम 13-0 से जीतेंगे। ये कहा है भगवंत मान ने। पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा, भगवंत मान का बड़ा दावा। देखिए, पूरे देश का पंजाब बनूंगा हीरो, इस बारी पंजाब चों 13-0 लोकसभा सूपड़े साफ होणगे ना सारियां दे। नासिर साहब आप जवाब दे दीजिए। आप मान साहब ने बिल्कुल सही कहा है। 13-0 का मतलब है कि 13 की 13 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। हाँ, अच्छा, इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। वो आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे थे ना रवि श्रीवास्तव जी। लेकिन ये सिरफुटव्वल जो हो रही है, इसे हम क्या जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र माने, या फिर ये माने कि भाई बड़ी माथापच्ची है, ये बहुत मुश्किल रास्ता है जिस पर इंडिया गठबंधन के तमाम दल चलने की कोशिश कर रहे हैं, मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं पता नहीं। देखिए समीर जी, गठबंधन की स्थापना जुलाई में हुई थी, आज 6 महीने हो गए, आज तक गठबंधन से कोई भी पार्टी बाहर निकल के नहीं गई है। सारी की सारी पार्टियां एकजुट हैं और सबने एक फैसला किया है, जो मेरे मित्र भी कह रहे थे कि प्रजातंत्र की रक्षा करनी है। सच बात है, अगर आप 1/4 संसद को, सांसदों को संसद से बाहर बिठा के संसद चलाएंगे तो ये प्रजातंत्र नहीं है, ये तो सीधे सीधे दादागिरी है, गुंडागर्दी है। जहां तक सवाल भगवंत मान के बयान का है या दिल्ली का है, इसमें कांग्रेस और आप में मुझे लगता नहीं है किसी प्रकार से कोई बहुत बड़ी रिफ्ट होने वाली है। ये पहले ही हो चुका है शायद कि 6 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, 7 सीटें आप लड़ेगी पंजाब में। दिल्ली के अंदर 3 और 4 का डिवीजन होने वाला है। गुजरात के अंदर 1 सीट उन्होंने दे दी है आम आदमी पार्टी को, वहां के चतर वसावा को। अब अरविंद केजरीवाल ने अपना वो उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। गोवा के अंदर 1 सीट आम आदमी पार्टी मांग रही है, जो कुछ थोड़ा ज्यादा है। तो ये तो आपका मानना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी सीट के बंटवारे को लेकर? जीत भाटिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। जीत, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में रस्साकशी रही है और ये बात अभी तक हम सवालों में ही रख रहे हैं कि किसको कितनी सीटें देने पर सहमति बनेगी। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी जैसी पार्टियां जो कांग्रेस कमेटी से डिस्टेंस बना के अभी भी रखे हुए हैं, इन सबके अर्थ क्या हैं? हर व्यक्ति मानता है कि दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में ही ये खिटपिट तो दिख रही है, इसके अर्थ क्या है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की स्थिति जो है वो पश्चिम बंगाल में है कांग्रेस और टीएमसी के बीच, उससे ज़्यादा बुरी स्थिति अगर मैं कहूँ तो जो बयान हम देखें तो वो पंजाब में देखने को मिल सकती है, क्योंकि भगवंत मान का आपने बयान सुना, 13 ज़ीरो की बात कर रहे हैं और देखो कर रहे हैं जो उसके पीछे एक वजह भी दिख रही है। 117 विधानसभा सीट हैं पंजाब के अंदर, जिसमें से 92 पे आम आदमी पार्टी काबिज है। हाल ही में पिछला जो एक लोकसभा का उपचुनाव हुआ था वो भी जो है आम आदमी पार्टी ने जीता था, और ऐसे में दोनों ही दल यानी कि दोनों की स्टेट यूनिट जो है पंजाब में वो नहीं चाहती कि वहाँ पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए। अब बात करें दिल्ली और पंजाब तक ही सीमित नहीं रहना चाहती आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जैसे गुजरात में भी सीट मिले, गोवा में भी मिले और साथ ही साथ असम में भी सीट मिले, साथ ही हरियाणा की बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है भी गुजरात के दौरे पे गए थे, चैतर बसावा जो जिनको गिरफ्तार किया गया था वहीं से उन्होंने घोषित कर दिया था लेकिन ये सारे अगर मैसेजेस को यानी कि वहां भी उन्हें जीत अगर इन सारे संकेतों को हम जोड़ के देखें, जो संकेत आम आदमी पार्टी दे रही है, जो समाजवादी पार्टी दे रही है, जो टीएमसी दे रही है, जो अलग अलग दल दे रहे हैं, क्षेत्रीय दल जिनको हम कह रहे हैं, हर दल ऐसा लगता है कि कांग्रेस को चाहता है कि वो बैकफुट पे रहे। जो कॉम्प्रोमाइजिंग पोल है वो कांग्रेस नजर आ रही है कि हर जगह की आप हमारी शर्तों के हिसाब से कम सीटों पर चुनाव लड़े। क्या ये कांग्रेस के लिए एक्सेप्टेबल है एज अ नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि उसे एक तरीके से सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल है विपक्ष में, क्या उसको ये सब एक्सेप्टेबल है कि हर राज्य में वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करे? देखिए, कांग्रेस चाहती है कि बड़े भाई की भूमिका में रहे, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो इस बात को समझते हैं और एक घोषित एक फॉर्मूला जो है वो बीच में बना है कि जो दल जहां पर मजबूत है वो वहां पर लीड करे। लेकिन कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, उसी को लेकर ये देखें। अगर बात करें ममता की तो वो पश्चिम बंगाल में मजबूत हैं तो वहां लीड चाहती हैं, अखिलेश चाहते हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश में लीड मिले, तो पंजाब में जिस तरह से हमने आपको बताया कि 117 में से 92 जो विधानसभा सीट है उस पर आम आदमी पार्टी काबिज है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि वो लीड करे। लेकिन दोनों ही पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जो स्टेट लीडरशिप है वो किसी भी तरीके के गठबंधन को नहीं चाहते। लेकिन दिल्ली में देखिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह सहज है, अगर 55-45 यानी कि 4-3 का फॉर्मूला बनता है तो आम आदमी पार्टी से सहज स्वीकार कर लेगी। बात करें हरियाणा की, वहां भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, गुजरात, गोवा वहां भी हो जाएगा, असम में भी जो है, जो हमारे सूत्र बताते हैं गुवाहाटी में एक सीट जो है वो आम आदमी पार्टी चाहती है, क्योंकि पार्टी को पता है कि वो भी नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। तो ऐसे में जो एक 6 कम से कम जो राज्य हैं वहां तो लड़े। लेकिन यहां देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं की गई है कि उनको सीट दी जाए या नहीं दी जाए। ठीक है, जीत पार्टी बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक अहम खबर आ रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। अप्रैल में याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कानून से जुड़ी। पीयूष पांडे जरा तफसील से बताएं हुआ क्या है। जी समीर, देखिए इस मामले में हाल ही में भी एक कानून सरकार लेकर आई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दाखिल की गई। कांग्रेस नेता है जय ठाकुर उनकी ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले पर नोटिस जारी किया है, हालांकि रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति बनाने की सिफारिश सरकार से की थी और ये कहा था कि उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो विपक्षी दल के नेता होंगे वो शामिल रहेंगे उस कमेटी में। लेकिन सरकार जब कानून लेकर के आई तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया उस समिति से। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर नोटिस जारी कर सरकार से जवाब तलब किया है। अप्रैल में इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। जी समीर। शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज, कर्नाटक बीजेपी को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में कई नए चेहरों को उतारेगी बीजेपी। मौजूदा 25 में से 11 सांसदों को टिकट काटे जा सकते हैं। कई सांसदों ने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है कर्नाटक को लेकर, जहां पर कई नए चेहरे बीजेपी उतार सकती है। सोर्सेस के हवाले से बात सामने आ रही है, जानकारी सामने आ रही है कि 25 में से 11 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। कई सांसदों ने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है। तो नए चेहरों को उतारा जा सकता है कर्नाटक में। बीजेपी की तरफ से नए
चेहरों को अवसर दिया जा सकता है, मौका दिया जा सकता है। 25 में से 11 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है, ऐसा सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है कर्नाटक में बीजेपी के सांसदों को लेकर, और यह भी कि कई सारे सांसद चाहते ही नहीं है कि वो इस बार चुनाव लड़े? कई सांसदों ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया है, किसने स्वास्थ्य का हवाला दिया है तो किसी ने अपने निजी कारण बताया है, और उन्होंने खुद पार्टी आलाकमान को अपनी ये बातें पहुंचा दी है। साथ ही साथ कुछ ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्र उनको उनका साथ नहीं दे रही, संबंध में भी उन्होंने पार्टी आलाकमान को इस बारे में बता दिया है। तो ऐसे में जब वहाँ पे जो उम्मीदवारों के नामों की जो सूची जारी होगी उसके बाद जो राय मशवरा होगा तो इन तमाम फैक्टर्स का ध्यान रखा जाएगा। और एक फैक्टर और है कि बीजेपी ये चाहती है कि अब जो सांसद चुनकर आए कर्नाटक से या दूसरे हिस्सों से वो युवा चेहरे होते हैं। ऐसे में जो 70+ जो सांसद है इनको तो पहले ही मना कर दिया गया, मैसेज दे दिया गया। और दूसरी बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी इसलिए भी चाहती है कि मौजूदा जो सांसद है उनमें से ज्यादा का टिकट काट दिया जाए, ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो तो वो भी खत्म हो जाए। और जो बीजेपी ने पिछली बार जो सीटें जीती थी 2019 के चुनाव में, उससे ज्यादा सीटें इस बार जीत सके। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए।